वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट होना चाहिए, उसी के बाद एफआईआर फाइल हो, अदरवाइज एफआईआर फाइल नहीं हो। ऐसा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने जो डिसीजन दिया, मैं समझता हूँ वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और लॉ में करेक्ट नहीं है। मैं विनम्रता से जजेस का रिस्पेक्ट करते हुए ये बात को कह रहा हूँ। अगर जजेस ये कह रहे हैं कि 15% केसेस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई, तो वो क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल हुई उनके ऑफिसर्स का किसी ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की क्या कि वो क्लोजर रिपोर्ट सही थी या गलत थी? नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि 70% एट्रॉसिटी के केसेस में लोग छूट जाते हैं, इसका अर्थ ये केसेस झूठे होती है। तो माननीय जजेस से, न्यायालय से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को कभी देखा, कभी चार्जशीट फाइल करने वाले लोगों को देखा कि उन्होंने चार्जशीट बरोबर फाइल की या नहीं की? या विनम्रता से आपने अपने लोअर जुडिशरी के जजेस का कभी रिव्यू किया कि वो एट्रॉसिटी के केसेस में प्रॉपर निर्णय देते या नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या कोई ऐसा एनालिसिस है, ऐसा स्टडी है? नहीं है। और ऐसा स्टडी, ऐसा डेटा नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो केसेस झूठी होती है, मैं समझता हूँ इट इज़ वेरी बैड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और मैंने अभी वो ऑर्डर निकालने के लिए कहा है, मैं नागपुर जाने के बाद देखूंगा और इस बात पे कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो एडवर्स डिसीजन एट्रॉसिटी को लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट दे रही है उस पर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। मैं नागपुर जाने के बाद यही काम में लगने वाला हूँ। ये बात मैं आपको आज अभिवचन देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्णय के हिसाब से कोई ऑफिसर एट्रॉसिटी के केस फाइल नहीं करेगा एसएसपी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर। और अगर एसएसपी पैसा लेके गलत रिपोर्ट देता है तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? अगर एसएसपी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है तो उसकी रेमेडी के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एसएसपी पर यह पनिशमेंट होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम तथ्यों को ध्यान में ना लेते हुए कल का डिसीजन दिया एट्रॉसिटीज़ एक्ट पर। मैं समझता हूँ कि इसका रिव्यू होना चाहिए, उसके ऊपर में मैं कोशिश करूँगा। और यदि रिव्यू नहीं होता तो पार्लियामेंट में इस लॉ में और अमेंडमेंट करके इस लॉ को हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएंगे और एसएसपीज़ की और तमाम जितने ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेंगे। और जिस काम पर मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ कि एट्रॉसिटीज़ एक्ट में, ह्यूमन राइट्स एक्ट में एक कानून लाना चाहता हूँ मैं अंदर में, जिसको मैं कहता हूँ लॉ ऑफ रिपेरेशन। क्या कहता हूँ? लॉ ऑफ रिपेरेशन। ह्यूमन राइट्स की थ्योरी बता रहा हूँ आपको, लॉ ऑफ रिपेरेशन। देखिए आप मज़े की बात देखिए, आज किसी SC/ST को आप मार देते हो, मर्डर हो गया, 8.25 लाख रुपया घर मिलेगा। बूढ़े अगर बुजुर्ग माता पिता है तो पेंशन मिलेगी। यानी SC/ST की जान की कीमत कितनी है? 8.25 लाख रुपया। मेरा ये कहना है कि अगर वो व्यक्ति, लड़का जिंदा रहता, लड़की जिंदा रहती, अगर वो 30 साल में उसको मार दिया तो 65-70 साल तक वो कितना अर्निंग करती, इसका कैलकुलेशन लगा। दूसरी बात, उसके मर जाने से उसके परिवार को क्या लॉस हुआ, क्या मेंटल लॉस हुआ, इसका कैलकुलेशन लगा। उसके मर जाने से समाज में कितने लोग भयभीत हुए, कितने लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट किया, इसका कैलकुलेशन लगाओ। और ये कैलकुलेशन लगाओ, आज आप 8.25 लाख रुपए देते हो, वो भी SC/ST सब प्लान से, हमारा ही पैसा, हमको ही मारते हो, हमको ही पैसा देते हो, मारने वाले को केवल जेल होती है। ये बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको जेल तो हो, लेकिन जिसने मारा है ये कैलकुलेशन निकाले। और मैं दावे से कहता हूँ अगर लॉ ऑफ रिपेरेशन से कैलकुलेशन किया तो एक SC/ST के किसी को भी मारा तो 1 करोड़ के ऊपर का कैलकुलेशन निकलेगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, 1 करोड़ से कम नहीं निकलेगा। और ये पैसा जिसने मारा है उसके प्रॉपर्टी बेच के पहले जो है वो रिकवर करके उसको देना चाहिए, वो परिवार को, उसके परिवार को, जिसका लड़का मरा है, लड़की मरी है, जिसने मारा है उसकी प्रॉपर्टी बेच के देना चाहिए। और अगर पूरी रिकवरी नहीं होती तो बाकी का पैसा बजट से देना चाहिए, लेकिन वो SC/ST के बजट से नहीं देना चाहिए, जस्टिस के बजट से दिया जाना चाहिए। तो मैं लॉ ऑफ रिपेरेशन SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट में लाना चाहता हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्ट में लाना चाहता हूँ। SC/ST का सब प्लान का लॉ लाने की ज़रूरत है, रिजर्वेशन एक्ट लाने की ज़रूरत है, और साथ में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाने की ज़रूरत है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ लाने की ज़रूरत है। और जो भी RSS BJP के लोग, कोई भी जाता है, कोई भी मुँह खोलता है, कोई भी गाली देता है, कुछ भी करता है, हेट स्पीच का लॉ बनाने की ज़रूरत है। हेट स्पीच का लॉ कि जो भारत में उजुल फुजुल गाली कर दे, धमकी दे, ये करे, उसको कम से कम 2 साल का जेल तो हो, और फाइन ऐसी लगाए 20 लाख की कि अगले बार एक भी शब्द निकाले तो सोच सोच के मुंह से शब्द निकाले कि मैं गाली दूँ या नहीं। क्योंकि 20 लाख भरते भरते बहुत मुश्किल हो जाएगी, पैसा निकलेगा नहीं, तो 2 साल की सज़ा 20 साल में कन्वर्ट होगी, जेल में रहना पड़ेगा। हेट स्पीच का लॉ देश में बनाना पड़ेगा, तब जाके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो गाली दी जा रही है देश में,
उस पर कंट्रोल आएगा। ओवैसी जी से मैं कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में सो रहे हो, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या लॉ बनाने की ज़रूरत है? ओवैसी जी से कह रहा हूँ मैं तेलंगाना में आकर, केसीआर से कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वोट लेते हो, सरकार बनाते हो और आपको पार्लियामेंट में जाके क्या काम करना है ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों का क्लास लेने के लिए तेलंगाना में आया हूँ। ये पहली क्लास है जिसके लिए मैं तेलंगाना में आया हूँ। और ये तमाम जितने आपके तेलंगाना के लीडर्स हैं, जितनी पार्टीज़ है, पर्टिकुलरली केसीआर जी को रात का म्यूज़िक नहीं, अभी दिन का म्यूज़िक मैं सुनाने वाला हूँ तेलंगाना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ हमें कुछ और काम करना होगा। क्या करना होगा? प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाना पड़ेगा या बाय लॉ रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखिए हमारा सारा ध्यान रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन सब कैटेगराइजेशन उसी पे सब ध्यान चल रहा है कि मेरे को कितना परसेंट मिलेगा, उसको कितना परसेंट मिलेगा। मिलना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए और नौकरियां होनी चाहिए। SC STs को, OBCs को, माइनॉरिटीज़ को भी आप OBC में दिया है, होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ जिसको समझने की ज़रूरत है, जिस पर भारत का कोई लीडर नहीं बोल रहा है। क्या नहीं बोल रहा है? भारत का लीडर कहता है जब भी SC ST OBC की माइनॉरिटीज़ के बजट का इशू आता है, वो कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। हम मुस्लिम को क्यों पैसा नहीं दे सकते? हमारे पास बजट नहीं। हम OBC को क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास बजट नहीं। हम SC ST को क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास बजट नहीं है। मेरे वजह से मैंने, ओवैसी जी सुनो आपने क्या किया होगा, मेरे वजह से इस साल के बजट में माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स और बाकी माइनॉरिटीज़ को 3000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला के दिया मैंने इस साल के केंद्रीय बजट में। इस साल के केंद्रीय बजट में DTNT, भटके विमुक्त, जिसको कोई पूछता नहीं, बंजारा, कैकाड़ी, लंबानी, गाड़ी, लोहार, ऑफकोर्स आपका डिस्प्यूट चल रहा है, मैं जानता हूँ, उस पर मैं बाद में बात करूँगा आप लोगों से अकेले में। उनको कोई पूछता नहीं है। 710 करोड़ रुपया मैंने मिला के दिया इस केंद्रीय बजट में DTNT को। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मैंने 710 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला के दिया। अब एक काम करना होगा, ये साउथ इंडिया तो बहुत ज़्यादा, आपका आंध्रा में, तेलंगाना में OBC बहुत ज़्यादा है। केसीआर जी चलो करो, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिम्मत है तो करो। केंद्रीय सरकार को पकड़ लो, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ना स्पेशल स्टेटस के ऊपर में, एक काम करो, OBC सब प्लान बनाओ, बजट में OBC का सब प्लान बनाओ, इसके ऊपर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ पार्लियामेंट के अंदर में। OBC का सब प्लान बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आज 24,42,000 करोड़ के बजट में OBC को केवल 842 करोड़ रुपया दिया, 872 करोड़ रुपया दिया। यानी OBC देश का जो 45% आबादी है, उस OBC को 100 रुपये में 40 पैसा रुपया दिया। 40 पैसा, केवल 40 पैसा, 100 रुपये में 40 पैसा दिया OBC को। OBC की आबादी 45% है। हम बजट में देखते, हम रिजर्वेशन में देखते, लेकिन भारत के अर्थशास्त्र को यदि आप स्टडी करेंगे, GDP को यदि स्टडी करेंगे, भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी को यदि स्टडी करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि गवर्नमेंट्स के पास केवल 13-14% पैसा है। 87% पैसा ये प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट हाउस होल्ड्स के पास में। यानी भारत सरकार, राज्य सरकारों के पास पैसा कम आता है, ज़्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट घरों में है, अमीर लोगों के। तो जब तक आप अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर नहीं लाओगे, तब तक आपकी माली हालत, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। केवल रिजर्वेशन से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज नहीं होगी। रिजर्वेशन से केवल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको, आप हायर पोस्ट में जाकर अपने लोगों के लिए कुछ डिसीजन कर सकते हो, ये रिजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आपके लेबर से लेकर तो CEO तक, आपके वर्कर क्लास से लेकर तो मैनेजमेंट डायरेक्टर तक, जब तक अफर्मेटिव एक्शन भारत के अंदर नहीं लाया जाएगा, भारत में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये काम मैंने ऑलरेडी शुरू किया और इसको इंडिया में मैं बड़े पैमाने पर करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको करना पड़ेगा। OBC का सब प्लान बनाना पड़ेगा बजट के अंदर में, तब जाके OBC की कंडीशन देश में चेंज होगी। और भारत के अंदर टैक्सेशन सिस्टम को बदलना होगा। टैक्सेशन सिस्टम को, क्यों टैक्सेशन सिस्टम को बदलना होगा? ये जो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं, बजट में पैसा ही नहीं, अरे चोरों, मैं आपको बताऊं पैसा कहाँ है? मोदी जी को बता दूं पैसा कहाँ है? केसीआर जी को बताऊं पैसा कहाँ है? आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं तो नोटबंदी इसलिए की क्योंकि मैं काला पैसे को वाइट करना चाहता हूँ। मोदी जी
सबसे ज़्यादा पैसा तो आपके गुजरात वालों के पास में है, ब्लैक वाला। सबसे ज़्यादा तो काला का जो पैसा है वो गुजरातियों के पास में है, सो कॉल्ड कुछ गुजरातियों के पास, सबके पास नहीं होगा। 94 लाख करोड़ रुपया भारत में इलीगल मनी है, उसको बाहर निकालना है तो शेयर को आपको शेयर पे लॉ बनाना पड़ेगा, आपको रियल स्टेट पे वहाँ से निकालना पड़ेगा, ज्वेलरी से, गोल्ड बुलियन ज्वेलरी से निकालना पड़ेगा। और देश के धार्मिक संस्थानों में जो पैसा है, ये तिरुपति में इतना पैसा, ये किसके काम में आएगा? ये तिरुपति में इतना पैसा है, किसके काम में आएगा? अरे वो पैसा टैक्स सिस्टम में बाहर लाओ, 50% टैक्स लगा दो और वो पैसे से एजुकेशन दे दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, हेल्थ दे दो, हाउसिंग दे दो, सोशल सिक्योरिटी दे दो। और 5 साल में देखो कि इंडिया के अंदर में विषमता समाप्त होती है, गरीबी समाप्त होती है इंडिया के अंदर से। कौन कहता है कि इंडिया में पैसा नहीं है? इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री। ये मिथ है कि भारत गरीब देश है। भारत गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है, लेकिन लोगों को यहाँ पर गरीब रखा गया है। और अगर भारत के लोग गरीब हैं तो ये इसलिए नहीं है कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि इसी जन्म में ये लोग गलत काम कर रहे हैं, एरियल एंटीना वाले, ये तथाकथित त्रैवर्णिक लोग। तो इसलिए भारत से गरीबी को यदि हटाना है, विषमता को हटाना है, तो टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। भारत में जो इलिसिट वेल्थ है 94 लाख करोड़ रुपीस की, 94 लाख करोड़ रुपीस की जो काला धन, जिसको कहते, काला कहना ठीक नहीं, वो सफ़ेद लोगों की काली करतूत है, उसको ला के बजट में शिक्षा, शासन, संपत्ति में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा, आज भी हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है, गरीबों पर ज़्यादा टैक्स, अमीरों पर कम टैक्स। यानी 10 लाख रुपया कमाओ तो भी 30% टैक्स, और आप 9,45,000 कमाओ तो 20% टैक्स, आप 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ तो भी 30% टैक्स है। आपके डायरेक्ट टैक्सेस का जो प्रोपोर्शन है वो 33% भी नहीं है अभी तक भारत के अंदर में। यूरोपियन कंट्रीज़ देखो, लैटिन अमेरिकन देखो, अफ्रीकन कंट्रीज़ देखो, वहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन है 50% है लगभग। यानी हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स से 70% से ज़्यादा पैसा आता है। लगभग 75% हमारे देश में जो टैक्स आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, प्रत्यक्ष करों से आता है। डायरेक्ट टैक्स से केवल 25% आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो उस पर टैक्स है। माचिस की डिब्बी भी खरीदोगे तो उस पर टैक्स है। अगर आप कोई एक पाउच भी छोटा सा खरीदते तो उस पर जीएसटी का टैक्स है। तो गरीबों तक भारत में डायरेक्ट टैक्सेस 45-50% नहीं होगा जब तक हमारा टैक्स जीडीपी रेशो 35% नहीं होगा। अभी केवल हमारा टैक्स जीडीपी रेशो जो है भारत का 16% है। यानी हमारी जो जीडीपी 162 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें से केवल 16% हम टैक्स में वापस लेते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिए, लैटिन अमेरिकन को देखिए, अफ्रीकन कंट्री जो है 40% जो है वो टैक्स में वापस आता है। और वो पैसे से फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, ये तमाम चीज़ों पर खर्चा किया जाता है। कौन कहता है कि भारत में गरीबी दूर नहीं हो सकती? कौन कहता है भारत से विषमता नहीं जा सकती है? अगर आपको नहीं आता है तो मोदी जी आप जाके पकौड़ा तलो, मुझे गवर्नमेंट बनाने दो, मैं भारत में 10 साल में ये चीज़ों को समाप्त करता हूँ। आप पकौड़ा तलो, पहले अभी चाय बनाते थे ना, अभी एक काम करो, आप पकौड़ा तलो और हमको गवर्नमेंट बनाने दो। हम भारत में 10 साल में गरीबी को समाप्त करते और विषमता को 50% से ज़्यादा रिड्यूस कर दिखाते। कौन कहता है कि नहीं होता? तो भारत में पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करना होगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी को, जब तक हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम इलेक्टोरल सिस्टम